रोहित के प्रेसिडेंशियल स्वीट में सनी डाइनिंग टेबल के पास खड़ा होकर कांपते हुए पैरों से बस रोहित के जूतों की ओर देखे जा रहा था। सनी के माथे से पसीने का बहना रुक नहीं रहा था। रोहित को गुस्से में देखकर भी इस बार आर्यन को डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके मन में एक उम्मीद थी कि आज का उनका ये प्लान कम से कम रोहित को अनिका से एक कदम और नजदीक ले गया था। रोहित थोड़ी देर बस यूं ही सनी को देखता रहा। फिर डाइनिंग टेबल के पास रखी चेयर के ऊपर से रोहित खड़ा हुआ। रोहित जैसे ही खड़ा हुआ, सनी को लगा कि रोहित उसे थप्पड़ मारने के लिए खड़ा हुआ था। वो डरकर पीछे गया, मगर रोहित ने अपने हाथ अपनी जेब में डाल दिए। बड़ी सख्त आवाज में रोहित ने सनी से कहा, ये सारी प्लानिंग करने की क्या जरूरत थी? क्या चाहते थे तुम? क्या तुम जानते हो तुम्हारी वजह से मैं इस वक्त सलाखों के पीछे हो सकता था? मेरे ऊपर अगर उसने हरासमेंट की कंप्लेंट की होती या फिर इस सिचुएशन का कोई गलत फायदा उठाने की कोशिश की होती तो पता है क्या होता? इस बात का सनी के पास कोई जवाब नहीं था। उसने कांपती हुई आवाज में रुक रुक कर रोहित से बात करना शुरू किया। भैया, आप अभी यंग हो, इतने हैंडसम हो, और आप जिस तरह अकेले जिंदगी जी रहे हो वो देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे आपको किसी लड़की के साथ की जरूरत थी। यू नीड अ पार्टनर। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर आज आपको। सनी आगे एक भी शब्द कहे उससे पहले रोहित ने उसका मुंह बंद करते हुए कहा, चुप हो जाओ बेशरम। इतनी घटिया प्लानिंग करते हो, ऊपर से छोटे बच्चे को अपनी ऐसी प्लानिंग में इन्वॉल्व करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इस बात की सजा जरूर मिलेगी। आज से 6 महीने तक तुम्हारी पॉकेट मनी बंद। ना तुम्हें मुझसे कोई पैसे मिलेंगे और ना ही तुम अपने घर से कोई पैसा मंगवा सकते हो। रोहित के मुंह से ये सजा सुनकर एक्चुअली सनी ने राहत की सांस ली। वो शॉक हो गया कि इतनी कम सजा। रोहित ने उसे माफ कर दिया था और इसी शॉक में उसके मुंह से निकल गया, बस इतनी छोटी सजा? सनी की इस बात पर रिएक्ट करते हुए रोहित ने कहा, लगता है तुम्हें ये सजा कम लग रही है। ठीक है तो फिर। रोहित आगे कोई सजा सुनाए उससे पहले सनी ने अपने हाथ जोड़ लिए और रोहित से कहा, अरे भैया, मेरा मतलब है कि इतनी बड़ी सजा दोगे आप मुझे इतनी छोटी सी बात के लिए? मैं तो सोचकर भी काम जाता हूँ कि 6 महीने तक अगर मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं मेरी गेम की क्रेडिट्स कैसे भरूंगा, गेमिंग बैलेंस कैसे रिचार्ज कर पाऊंगा। ये सोच सोच के एक ही सेकंड में मेरा सर फटा जा रहा है। भैया प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। सनी भले ही रोहित से माफी मांग रहा था अपनी सजा कम करने के लिए, मगर अंदर ही अंदर उसे पता था कि जो कुछ भी उसने किया था उसके बाद इतनी कम सजा उसे मिलेगी, ऐसा उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सनी झूठ मूठ रोने का नाटक करते हुए अपने कमरे में चला गया। बेडरूम के दरवाजे के पास खड़े आर्यन की ओर देखा। रोहित को लगा कि ऐसी प्लानिंग में जरूर आर्यन को सनी ने ही फंसाया होगा। आखिर वो इस टॉपिक पर आर्यन से क्या बात करता? रोहित ने आर्यन को इशारा करते हुए अपने बेडरूम में जाने को कहा। आर्यन और सनी के जाने के बाद रोहित बालकनी की इजी चेयर पर बैठकर आसमान की ओर देखने लगा। उसे अनिका के कमरे में हुई सारी बातें याद आने लगीं। उसके गीले बाल, अनिका की आंखें, अनिका के होंठ बार बार रोहित की आंखों के सामने आ रहे थे। रोहित ये नहीं समझ पा रहा था कि जो अट्रैक्शन आज तक उसे किसी लड़की के लिए नहीं हुआ था वो अनिका के लिए कैसे हो रहा था। तभी उसे वो मूवमेंट याद आई जब अनिका के शरीर से उसका बाथरोब फिसलकर रोहित के हाथ में आ गया था। रोहित ने आंखें बंद कर लीं और इजी चेयर पर से खड़ा हो गया। अपनी इस सोच पर रोहित खुद हैरान हो गया था, मगर एक बात रोहित की समझ में आ गई थी कि कहीं ना कहीं रोहित खुद ये चाहता था कि आज जो उसके और अनिका के बीच होते होते रह गया, काश वो हो जाता। दूसरे दिन सुबह जब अनिका की आंख खुली तो उसने महसूस किया कि उसका सिर अभी भी थोड़ा चकरा रहा था। उसे दिए गए ड्रग के हैंगओवर से उसका सर अभी भी भारी था। अनिका को रोहित की दादी माँ का इलाज करने चंडीगढ़ जाना था। उसे होटल पैराडाइज से चेकआउट करने से पहले पैकिंग भी करनी थी। तभी अनिका को रोहित का एक लंबा चौड़ा मैसेज आया। मैसेज में लिखा था कि रोहित की दादी माँ को दिल्ली की एक बड़ी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज और इक्विपमेंट ज्यादा बेहतर होंगे, सर्जरी में कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही रोहित ने अनिका के ट्रैवल की पूरी आइटिनरी भी भेज दी थी। उसमें लिखा था कि नीचे एक गाड़ी उसका और उसकी बेटी का इंतजार कर रही होगी, जो उसे एयरपोर्ट तक ले जाएगी और गाड़ी का ड्राइवर उसे ठीक डिपार्चर गेट तक छोड़ जाएगा। उसका सामान भी ड्राइवर एयरक्राफ्ट में बोर्ड करवा देगा और साथ ही लिखा था कि उसे किसी भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं।
अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो बस ड्राइवर से कह दे और उसका काम तुरंत हो जाएगा। इस बात की जिम्मेदारी रोहित की होगी। थोड़ी देर बाद होटल से चेकआउट करके अनिका रिया को लेकर रोहित की भेजी हुई कार में बैठ गई। कार उसे एयरपोर्ट तक तो ले गई, लेकिन फिर अचानक कार ने एयरपोर्ट के लेफ्ट से लगा हुआ एक रास्ता पकड़ लिया। अनिका हैरान हो गई। उसने ड्राइवर से पूछा, एयरपोर्ट तो राइट हैंड साइड पर चला गया, आप ये गाड़ी किस रूट पर ले जा रहे हैं? ड्राइवर ने बड़े पोलाइटली अनिका की बात का जवाब दिया, मैडम ये रास्ता डायरेक्ट रनवे पर पहुंचने के लिए प्राइवेट रूट है। ये बात सुनकर अनिका ना सिर्फ इम्प्रेस हुई थी पर हैरान भी हो गई थी। जैसे ही गाड़ी एक फाटक पर पहुंची, गाड़ी का नंबर नोट किया गया और फाटक पर खड़े गार्ड ने अनिका और बच्ची को देखकर अंदर बैठे गार्ड को फाटक ऊपर करने का इशारा किया। अनिका ने ये सब कुछ फिल्मों में पहले से देख रखा था कि वीवीआईपी लोग कैसे ट्रैवल करते हैं, मगर आज उसे इस बात का खुद एक्सपीरियंस हो रहा था। अनिका की कार एक छोटे से एयरक्राफ्ट के बगल में आकर खड़ी हो गई। अनिका और रिया जब तक कार से उतरे तब तक अनिका को इस बात का पता चल चुका था कि आज वो एक प्राइवेट जेट में ट्रेवल करने वाली थी। जैसे ही रिया और अनिका फ्लाइट में बोर्ड हुए, सामने से एक आवाज आई, तो तुम हो वो शैतान बच्ची जो मम्मी की कही बातों को फॉलो नहीं करती? रिया की तरफ देखकर अंदर बैठी अंजलि आंटी ने ये कहा। फ्लाइट पर अंजलि आंटी और किशन अंकल को देखकर अनिका सरप्राइज हो गई। अंजलि आंटी ने रिया को हक करते हुए कहा, ओह माय गॉड, लुक एट हर, कितनी खूबसूरत आंखें हैं। शी लुक्स लाइक एन एंजल राइट फ्रॉम द हेवन। किशन जी ने रिया को अपने पास बुलाकर बैठा लिया। वो रिया के साथ बातें करने लगे। अनिका और अंजलि फ्लाइट के दूसरे किनारे पर बने एक छोटे से काउच पर बैठ गए। फ्लाइट अंदर से बेहद शानदार थी। एयरक्राफ्ट के अंदर 2 बेडरूम्स भी दिए गए थे। रोहित ने इस बात का खास ध्यान दिया था कि अनिका अपने ट्रेवल के दौरान सोना चाहती थी। अंजलि ने अनिका के सामने रोहित की तारीफ करते हुए कहा, रोहित अपने वादों का पक्का है और उसका टेस्ट ऑसम है, लाजवाब। आजकल की जनरेशन के लड़कों में ऐसा क्लास कहाँ देखने मिलता है। जब उसे पता चला कि तुम हमारी भांजी हो, उसने हम दोनों का ट्रेवल साथ ही फिक्स कर दिया। किशन अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए। मैंने सोचा तुम रोहित की दादी का ऑपरेशन करने दिल्ली जा ही रही हो, उसी हॉस्पिटल में थोड़े दिन किशन भी अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे तो अच्छा होगा। अनिका ने अंजलि आंटी से कहा कि वो सर्जरी से पहले थोड़ा आराम करना चाहती थी। उसने जब अपनी मेडिकल कंडीशन के बारे में अंजलि मामी से कहा तो अंजलि आंटी भी फौरन मान गईं। मामी ने अनिका से कहा, तुम रिया की चिंता मत करो, मैं और तुम्हारे मामा यहाँ उसका ख्याल रखेंगे। तुम अंदर बेडरूम में जाकर आराम करो। 1 घंटे के अंदर फ्लाइट ने दिल्ली रनवे पर लैंड किया। एयरक्राफ्ट से बाहर निकलने के बाद नीचे खड़े गार्ड ने चारों पैसेंजर के ऑफिशियल पेपर वर्क चेक की और उन्हें रोहित की भेजी हुई गाड़ी में बैठा दिया। रास्ते में अंजलि मामी ने अनिका से कहा, बेटा इफ यू डोंट माइंड, तुम अपने मामा को हॉस्पिटल की स्पेशल वार्ड में ले जाओ। मैं रिया को लेकर घर जाती हूँ। हम दोनों वहाँ थोड़ा आराम कर लेंगे, फिर तुम लोगों से मिलने हॉस्पिटल आ जाएंगे। अनिका वैसे भी रिया को हॉस्पिटल नहीं ले जाना चाहती थी, इसलिए उसने मामी की ऑफर को मान लिया और कहा, मामा की बिल्कुल चिंता न कीजिएगा और उनका ख्याल रखने के लिए मैं तो हॉस्पिटल में हूं ही। मामा ने इस बात पर तुरंत आगे की सीट से पीछे मुड़कर कहा, बेटा जब से तुमने मेरी सर्जरी की है तुम्हारा मामा पहले से ज्यादा फिट हो गया है, और बेटा जब से तुम मिली हो हमें किसी बात की फिक्र नहीं। थोड़ी देर में गाड़ी दिल्ली की लाइफ केयर हॉस्पिटल की गेट में दाखिल हुई। ये हॉस्पिटल भी खुद मारवा परिवार की ही थी, मगर मनाली के मुकाबले इस हॉस्पिटल में काफी मॉडर्न टेक्निक्स और इक्विपमेंट्स मौजूद थे। देश भर के वीवीआईपी भी यहीं पर आकर अपनी ट्रीटमेंट करवाते थे। इस हॉस्पिटल में जाकर किसी को भी 1 सेकंड के लिए ये ख्याल जरूर आता कि आखिर ये हॉस्पिटल है या कोई 5 स्टार होटल। अनिका ने हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ के साथ मिलकर किशन अंकल को हॉस्पिटल के वीवीआईपी वार्ड में एडमिट किया। एडमिट करने के बाद बेड पर लेटे हुए किशन मामा ने अनिका से कहा, बेटा अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो चाहता था कि घर चला जाऊं और तुम्हारी बेटी रिया के साथ थोड़ा और खेलूं। बड़ी प्यारी बच्ची है, उसके साथ फ्लाइट में कब वक्त निकल गया पता ही नहीं चला। दिल करता है कि दौड़कर घर चला जाऊं, लेकिन तेरी मामी कहती है अभी और थोड़े दिन मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन रहना होगा। अनिका ने एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ मामा की बात का जवाब दिया। मामी ठीक ही तो कह रही हैं, थोड़े दिन और अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगी तो हर्जी क्या है, बेटर सेफ देन सॉरी।
किशन अंकल को वीवीआईपी वार्ड में सेटल करने के बाद अनिका को आईसीयू में जाना था। उसने रोहित की भेजी हुई अपनी दादी की सारी रिपोर्ट्स पहले से पढ़ ली थी। अब उसे जल्दी से सर्जरी शेड्यूल करनी थी और दादी माँ का इलाज करना था। उसे पता था कि ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद ही उसे उसके बेटे की इंफॉर्मेशन मिल सकती थी। जब अनिका ऊपर किशन मामा के साथ थी, तब आईसीयू वार्ड के बाहर रोहित का परिवार इकट्ठा हुआ था। रोहित के साथ छोटा आर्यन भी वहीं मौजूद था। परिवार के कुछ लोग रोहित का विरोध कर रहे थे और रोहित से कह रहे थे, तुम्हारी जिद की वजह से हुआ है ये सब। इस बच्चे के कदम हैं ही मनहूस। जब से मारवा खानदान में इसकी एंट्री हुई है, हमारे साथ सब कुछ बुरा ही हो रहा है। कंपनी लॉस कर रही है। और दादी माँ की हालत देखी तुमने? आज इस लड़के के कदम पड़ते ही उनकी कंडीशन और भी खराब हो गई है। क्या जरूरत थी चंडीगढ़ के अस्पताल से उन्हें यहाँ शिफ्ट करने की? रोहित एक रिस्पॉन्सिबल आदमी था। सबकी बातों का जवाब देते हुए उसने कहा, चंडीगढ़ की हॉस्पिटल से बेटर ऑपरेशन की सुविधाएं इस हॉस्पिटल में मौजूद हैं। जाहिर सी बात है, उनकी सर्जरी सक्सेसफुल होने के ज्यादा चांसेस यहीं पर थे। और उसने जो भी डिसीजन लिए हैं, वो दोनों हॉस्पिटल में मौजूद बड़े बड़े डॉक्टर्स की सलाह से लिए हैं। ये बात सुनते ही परिवार की एक औरत ने कहा, मैं रोहित की बात से सहमत हूँ। इस सब में रोहित का कोई फॉल्ट नहीं। एक्चुअली जो कुछ भी दादी माँ के साथ हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इस शैतान आर्यन की वजह से हो रहा है। He does not deserve to be in the family. इसकी वजह से दादी माँ का एक्सीडेंट हुआ और आज इसके आते ही उनकी कंडीशन पहले से भी बदतर हो गई। नन्हे आर्यन को परिवार की ऐसी बातें सुनने की आदत बहुत पहले से थी। वो टेंशन में खड़ा बस सबको देख रहा था और भगवान से प्रे कर रहा था कि उसकी ग्रेट ग्रैंड यानी कि उसकी बड़ी दादी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। आर्यन को इस बात का भी टेंशन था कि कहीं अनिका वहां आकर उसे रोहित के साथ न देख ले। इसीलिए मौका देखते ही आर्यन ने रोहित से कह दिया, डैड, अगर ये लोग नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूं दादी माँ के पास, तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आर्यन की ये बात सुनकर रोहित को परिवार के लोगों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर आर्यन ने रोहित का हाथ पकड़कर उसे प्यार से देखकर रिक्वेस्ट की, प्लीज लेट मी गो फ्रॉम हियर। एक लंबी सांस छोड़ते हुए रोहित ने हॉस्पिटल के एक पुराने स्टाफ से कहा कि वो आर्यन को हॉस्पिटल में ही बने प्राइवेट रूम में लेकर जाए। जैसे ही आर्यन वहां से निकला, अनिका तेजी से आईसीयू वार्ड की तरफ आई। आर्यन ने अनिका को आते हुए देखा। आर्यन हॉस्पिटल के स्टाफ से जिद करने लगा कि वो उसे अपनी गोद में उठा ले। जैसे ही स्टाफ ने आर्यन को उठाया, आर्यन ने अपना सर स्टाफ के कंधे पर रख दिया और पीछे की ओर देखने लगा, जिससे अनिका उसका चेहरा न देख पाए। अनिका का ध्यान आईसीयू के बाहर खड़े लोगों पर था। जब आर्यन अनिका की बगल से पास हुआ, तब अनिका का ध्यान उस पर नहीं पड़ा। अनिका आईसीयू वार्ड के पास पहुंची। इससे पहले कि रोहित अनिका का इंट्रोडक्शन बाकी के परिवार वालों से करवाता, आईसीयू के अंदर से एक नर्स बाहर आई और दौड़ते हुए परिवार के साथ खड़े एक डॉक्टर के पास आकर उसने कहा, सर प्लीज हरी अप, आई थिंक वी आर लूजिंग हर। एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।